जय माता जी की। राम राम सा। आप सभी का स्वागत है द प्रोग्रेसिव राजपूत चैनल में। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं जालोर भीनमाल ब्रांच वाले पढ़ियारों के बारे में। पिछले वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि किस प्रकार से पढ़ियारों ने मंडोर से अपने पॉलिटिकल करियर को शुरू करा और वो आगे बढ़ के पहुँच जाते हैं जालोर भीनमाल। तो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि एक फैमिली ट्री है और ये फैमिली ट्री जालोर भीनमाल के पढ़ियारों का है या प्रतिहारों का है। और इसके अंदर जो 1 से लेके 7 तक जो आपको नाम दिख रहे हैं इस ट्री के अंदर, जैसे नागभट्ट से ये ब्रांच चालू होती है और 7वें नंबर पे नाम है भोजदेव प्रतिहार का, जिन्हें सामान्यतः लोग मीर भोज भी कहते हैं। तो ये 1 से लेके 7 तक के जो नाम हैं वो हमें मिलते हैं ग्वालियर प्रशस्ति से, जो कि मैं आपको पिछले वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था कि क्या सोर्स है, क्या स्रोत है पढ़ियारों के इतिहास को जानने के। तो ग्वालियर प्रशस्ति एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है जो कि जालोर भीनमाल के पढ़ियारों के बारे में बहुत अच्छी व्याख्या करता है। तो 1 से लेकर 7 तक नाम तो हमें मिल जाते हैं ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर भोजदेव प्रतिहार की। और उसके बाद के जो नाम हैं, जैसे 8वां नाम है महेंद्रपाल का, फिर 10वां नाम है महिपाल का, एंड सो ऑन, वो नाम हमें बाद के जो इंस्क्रिप्शंस हैं या बाद के अंदर जो राज कवि हुए हैं या ऑथर्स हुए हैं उनके ग्रंथों के अंदर हमको ये नाम मिलते हैं। तो सबसे पहली जो बात यहाँ पर आती है वो ये आती है कि पढ़ियारों का करियर जो है, या आप कह सकते हैं उनका उद्गम जो है, वो मंडोर से होता है। तो वो जालोर भीनमाल कैसे पहुँच गए? तो बहुत ही स्पष्ट बात है, जालोर और जो मंडोर है उसके मध्य कोई बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। ये अराउंड 250 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और आपने देखा होगा कि जब राठौड़ दक्षिण से निकलकर कर्नाटका और महाराष्ट्र के बॉर्डर से निकल के वो राजस्थान पहुंच सकते हैं, वो पूरे उत्तर भारत में फैल सकते हैं, तो 250 किलोमीटर जिसको आदमी पैदल चल के भी 10 दिन के अंदर कवर कर सकता है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये कैसे हुआ होगा? देखिए, क्योंकि मंडोर के अंदर धीरे धीरे एक्सपेंशन हो रहा था, वहाँ पे जो ज्येष्ठ पुत्र होता था या योग्य पुत्र होता था उसको राजा बनाया जाता था, और जो छोटे भाई होते थे उनको अन्य कोई जागीरें या उन्हें प्रांतीय शासक बना दिया जाता था। और संभवतः मंडोर की और जालोर भीनमाल, उस समय उसका नाम गुर्जरात्रा था या गुरुश्वरा था, तो गुरुश्वरा और मंडोर की जो बाउंड्रीज थी वो कहीं ना कहीं टच करती होंगी। और मंडोर के जो पढ़ियार हैं वो एक्सपेंड होते होते उनको वो गुर्जरा या जालोर भीनमाल की बाउंड्रीज तक पहुंच गए होंगे। और फिर हो सकता है वहाँ पर उन्होंने, क्योंकि जालोर भीनमाल के ऊपर उस समय चावड़ा राजपूतों का राज होता था, तो उन्होंने चावड़ा राजपूतों को सैन्य सेवा उपलब्ध कराना चालू कर दिया होगा। तो इस प्रकार से हम मान सकते हैं कि जो पढ़ियार है वो जालोर भीनमाल तक पहुँचे थे। तो यहाँ एक बात आती है कि किस समय मंडोर के पढ़ियार जालोर भीनमाल पहुंचे होंगे। तो कोई स्पष्ट हमारे को समय नहीं दिखता, बस हमें ये जरूर पता चलता है कि जालोर भीनमाल की जो ब्रांच है वो नागभट्ट जी से शुरू होती है। तो संभवतः नागभट्ट जी स्वयं या उनके पिता या उनके पिता के पिता दादाजी ने चावड़ा राजपूतों के पास में आकर उनको सैन्य सेवा देना चालू किया होगा और उनको जागीरें मिली होंगी। तो आप स्क्रीन के ऊपर एक देख सकते हैं, एक मैंने ईयर बाय ईयर कंपैरिजन कर रखा है दोनों प्रतिहार ब्रांचेस का। इसके अंदर आप देख सकते हैं, एक तो लेफ्ट हैंड साइड में मंडोर के प्रतिहार है और राइट हैंड साइड में जालोर भीनमाल के प्रतिहार है। और इन राजाओं के आगे मैंने ईयर्स भी लिख रखे हैं। ये टेंटेटिव ईयर्स हैं, इनको आप निकाल सकते हैं। निकालने का बहुत कोई मुश्किल तरीका नहीं है। आपके पास में अगर किसी भी राजा का रीनिंग एरा है, रीनिंग ईयर है, जैसे हमारे पास में बाउक और कक्कुक जी का है 837 और 861, तो उसके अंदर इतिहासकार क्या करते हैं, वो 15-15 साल, या तो अगर उनको ऊपर के राजाओं का काल पता करना है तो उसमें 15-15 साल वो सब्सट्रैक्ट करते जाते हैं। वो ये मानते हैं 15 से 20 साल एक राजन ऑन एन एवरेज शासन करता था। तो इसी प्रकार से वो 15 ईयर्स या 20 ईयर्स को सब्सट्रैक्ट करते हैं, और अगर उनको नीचे वाले राजाओं के ईयर्स या रीनिंग एरा को पता लगाना है तो वो उसके अंदर उसको एडिशन कर देते हैं, जोड़ते जाते हैं। तो इस प्रकार से है। तो आप देख सकते हैं नागभट्ट जी 756 के लगभग माना जाता है कि उन्होंने शासन किया था। कुछ पुस्तकें 730 भी बोलती हैं। तो अगर हम 730 भी माने तो उन्होंने जो लेफ्ट हैंड साइड वाली ब्रांच है मंडोर की, तो उसमें चंदुक जी हैं 737, उनके आसपास उनका हम मान सकते हैं वो उनके समकक्ष होंगे।
तो नागभट्ट जी के पिताजी या तो यशोवर्धन जी के समय और नागभट्ट जी के दादाजी भोज जी के समय 697 के आसपास हो सकता है कि जालोर भीनमाल आए होंगे और उन्होंने चावड़ा राजपूतों के अधीन रहते हुए उनको सैन्य सेवाएं उपलब्ध कराई होंगी और उनको उसके बदले में जागीरें मिली होंगी। अब बात आती है कि ये हमें कैसे पता चले कि जालोर भीनमाल के ऊपर चावड़ा राजपूतों का आधिपत्य था। तो उसके लिए हम देखते हैं, फिर से वही मैं कहूँगा, जो एक बहुत महानतम इतिहासकार हुए हैं खासतौर पर राजपूत इतिहास के बारे में जिन्होंने बहुत कुछ लिखा है, वो हैं गौरीशंकर हीराचंद चियोजा। और उन्हीं की पुस्तक राजपूताने का प्राचीन इतिहास का पेज नंबर 164 आपके सामने मैं लेके आया हूँ। और उसके अंदर आप देखिए, उसमें वो लिखते हैं, भीनमाल के चावड़ों का अब तक तो इतना ही पता है कि उनका राज्य वहाँ पर विक्रम संवत में भी लिखा हुआ है और ईस्वी के अंदर भी लिखा हुआ है 739 तक रहना तो निश्चित है। अब वो किस प्रकार से ऐसे बोल रहे हैं कि जो लाट देश के जो सोलंकी सामंत थे पुलकेशी, उनका एक दान पत्र मिला है जिसके अंदर वो लिखते हैं कि चावड़ों का जो राज्य था उसको अरबों ने नष्ट कर दिया था। तो एक तो चावड़ों का राज्य को नष्ट करना हमें पता चलता है 739 से पहले, क्योंकि दान पत्र 739 का है तो उससे पहले हुआ होगा। और एक हमारे पास में फारसी तवारीख है, मतलब एक आप कह सकते हैं एक पुस्तक है जिसका नाम है फुतूहुल बलदान। तो उस पुस्तक में भी लिखा हुआ है कि जो सिंध का जो हाकिम था जुनैद, उसने जो खलीफा था हशाम, उसके निर्देशन में राजस्थान के ऊपर आक्रमण किया था। और उस समय जो एरियाज बताए गए हैं वो है मरुमाड़ और अलबेलमाल। तो मरुमाड़ तो हो गया मारवाड़ और अलबेलमाल हो गया भीनमाल। तो इस प्रकार से भीनमाल के ऊपर चावड़ा राजपूतों का उस समय शासन था। तो अब हम मोटे मोटे तौर पे समझ चुके हैं कि जालोर भीनमाल के ऊपर चावड़ा राजपूत शासन करते थे और उधर से मंडोर के जो भाई थे, मंडोर के जो पढ़ियार थे, वो एक्सपेंड होते होते वो चावड़ा राजपूतों के आधिपत्य में जो क्षेत्र था उसके अधीन वो आ जाते हैं और वहाँ पे वो सैन्य सेवाएं उपलब्ध कराना चालू करते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण यह बात है कि किस प्रकार से जालोर भीनमाल वाली जो ब्रांच है पढ़ियारों की, उनको किस प्रकार से एक लॉन्च पैड मिलता है। तो अब आप उसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, अरबों ने आक्रमण करके चावड़ाओं के राज्य को नष्ट कर दिया था। अब जब अरब यहां पहुंचे तो अरबों का एक अलग ही पैटर्न था लड़ने का। आप उसे कह सकते हैं लड़ने का पैटर्न था या दरिंदगी करने का एक पैटर्न था। उसमें वो क्या करते थे, जब भी एक तो वो बिना बताए युद्ध करते थे, उनके युद्ध 1 on 1 नहीं होते थे। वो सुबह सोते हुए अपने शत्रु के ऊपर हमला कर देते थे। वो कभी ये भी कहते थे कि हो सकता है हम अभी युद्ध नहीं करेंगे, हम संधि करना चाह रहे हैं, और वो औचक आक्रमण भी कर देते थे। तो इस प्रकार की उनकी, आप कह सकते हैं, वो उनके कोई सिद्धांत नहीं थे, वो बिना सिद्धांतों के लड़ते थे। और फिर जब वो लड़ाई करते थे तो ना सिर्फ वो अपने शत्रु को मारते थे, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट उनके लिए होती थी वॉर बूटी। और वो वॉर बूटी जो थी, जो युद्ध में जो जीता हुआ सामान था, उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण सामान उनके लिए होती थी महिलाएं। बड़ी हैरानी की बात है और बड़ी दुखी की बात है कि अरबों का मुख्य काम यह था कि जो भी क्षेत्र के ऊपर वो आधिपत्य करते थे, आक्रमण करते थे, वहां की महिलाओं को वो कब्जे में ले लेते थे और उन महिलाओं को वो अपने हरम का हिस्सा बनाते थे, उनके साथ दुराचार करते थे, उनका बहुत अपमान करते थे। ना सिर्फ स्वयं अरब, बल्कि वो इन्हीं महिलाओं को अपना जो खलीफा होता था उस खलीफा के हरम का भी हिस्सा बनाते थे। और ना सिर्फ ये, बल्कि एक कदम आगे बढ़ के वो लोग इन महिलाओं को अरबी बाजार जो होते थे वहां पर नीलाम करते थे और उसके बदले में वो घोड़े या फिर हथियारों को प्राप्त करते थे। अरबों की एक और चीज़ थी, ना सिर्फ महिलाएं बल्कि वो बूढ़ों को मारते थे, वो छोटे बच्चों को मारते थे, वो किसी पे दया नहीं करते थे। और जो नवयुवक और जो लड़के होते थे उनको भी वो बंदी बना लेते थे, उनके साथ भी वो दुष्कर्म करते थे और उनको वो दास बनाते थे और दासों को वो सेंट्रल एशिया में या अरब के अंदर बेचा करते थे। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब चावड़ा राजपूत हार गए थे तो लोग भगवान को याद कर रहे थे, लोग याद कर रहे थे नारायण को। तो उस समय नारायण प्रकट होते हैं और वो किस रूप में प्रकट होते हैं? देखिए, उस समय 3 वहां पे शक्तियां थी। एक तो थे पढ़ियार, दूसरे थे गुहिल और तीसरे थे चौहान। तो ये 3 जो राजपूत शक्तियां थी, ये एक
कोएलिशन बनाती हैं, एक गठबंधन बनाती हैं और ये सौगंध खाते हैं कि अरबों को मारकर ना सिर्फ राजस्थान से बल्कि सिंध से भी भगाना है। और इस गठबंधन का संभवतः नागभट्ट पड़िहार जी नेतृत्व कर रहे थे और बहुत ज़बरदस्त युद्ध होता है जिसके अंदर एक रक्त की होली खेली जाती है और अरबों को बहुत बुरी तरीके से मारकर भगाया जाता है। और आपको पता होगा, आपने सुन रखा होगा कि बप्पा रावल ना सिर्फ राजस्थान तक उनको खदेड़ते हैं बल्कि सिंध से भी खदेड़ के उनको ईरान से भी बाहर निकाल देते हैं। और ईरान के अंदर जो तत्समय जो सनातन धर्म की पालन करने वाले लोग थे और जो अरबों के दबाव में आकर मुसलमान बन गए थे, तो उनको पुनः वो हिंदू बनाते हैं, सनातनी बनाते हैं और उनकी राजकुमारी से वो विवाह संबंध भी स्थापित करते हैं। तो अब मैं आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर बैजनाथ पुरी जी हैं। उनकी पुस्तक का उन्होंने ग्वालियर प्रशस्ति को अंग्रेजी भाषा के अंदर कन्वर्ट किया है, अंग्रेजी भाषा का अनुवाद है। तो आप देख सकते हैं, द मेन इवेंट्स ऑफ नागभट्ट्स रीन आर हिज क्लैश विद मलिच्छ रिजल्टिंग इन लेटर बीइंग ड्रिवन अवे एंड हिज कॉन्क्वेस्ट इन द साउथ वेस्ट कल्मिनेटिंग इन द एक्सटेंशन ऑफ हिज टेरिटरी एज फार एज भरूच। रिगार्डिंग द फर्स्ट इवेंट रेफर्ड to in the Gwalior Prashasti of Bhoj, Nagbhatt's prominence was due to his victory over the militant forces of Islam and he was acclaimed as a national hero in that hour of crisis। तो उस विपत्ति के समय, उसको इंग्लिश में लिखा हुआ है that hour of crisis, hour of crisis, उस विपत्ति के समय में सभी लोगों को एक राष्ट्रीय नायक की आवश्यकता थी और वो राष्ट्र नायक वो नारायण के रूप के अंदर नागभट्ट जी प्रकट होते हैं। और क्योंकि अरबों ने गुजरात तक नुकसान पहुंचा दिया था, तो जब अरबों को वापस यहाँ से खदेड़ा गया तो एक प्रकार से वैक्यूम आ गया था, कोई शासन करने वाला नहीं बचा था। तो नागभट्ट जी ने अपने ही एक चौहान मित्र जिसने उनके साथ में युद्ध लड़ा था, उनका नाम था भरतवर्द द्वितीय, वो चौहान थे, तो उनको भृगुकच्छ यानी भड़ोच के अंदर वहाँ का एक आप कह सकते हैं एक प्रांतीय शासक बनाकर नियुक्त कर दिया था। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो अरबों का आप कह सकते हैं ये सेकंड फेज ऑफ वॉर थी। फर्स्ट फेज में तो उन्होंने सिंध को कब्जा में लिया था और सेकंड फेज के अंदर वो राजस्थान और वर्तमान गुजरात को कब्जे में लेने का प्रयास कर रहे थे, मगर किस प्रकार से राजपूत शक्ति ने अपना दमखम दिखाया और ना सिर्फ राजस्थान गुजरात से बल्कि सिंध से भी अरबों को खदेड़कर बाहर निकाल दिया।